हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब हम उसके आगे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में है रेस्पिरेशन, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से पढ़ते हैं और फिर एक क्विक रिविजन करेंगे लास्ट में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखो, रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों है। आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। अब उन न्यूट्रिएंट से एनर्जी भी तो रिलीज होनी है। वो एनर्जी आपके सेल्स को चाहिए। बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो सेल परफॉर्म कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो सब एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस न्यूट्रिएंट से ही तो रिलीज होगी। आपकी मसल्स को काम करना है, आपको मस्कुलर मूवमेंट करने हैं, आप जो मूवमेंट कर रहे हो उनके लिए एनर्जी चाहिए मसल्स को। वो सब एनर्जी आपके न्यूट्रिएंट्स से रिलीज होनी है। अभी वो रिलीज नहीं हुई, तो जब वो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। हमने डाइजेशन में स्टेप्स देखे थे ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो एसिमिलेशन क्या है? आपका जो खाना खाया, न्यूट्रिएंट से अब एनर्जी रिलीज होनी है, वो होता है एसिमिलेशन। अब आपने जो खाना लिया, न्यूट्रिएंट्स लिए, उसमें क्या है? ब्रेकडाउन होके कार्बोहाइड्रेट से रिलीज हुआ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ ही इससे रिलीज होती है एनर्जी। तो ये होता है रेस्पिरेशन में। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। It is a metabolic process by which living organisms break down food to release energy. अभी मैंने आपको बताया ना कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन होकर उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने खाने जो उन्होंने लिया है, जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, उसको ब्रेकडाउन करके, उनको कंप्लीटली ब्रेक करके उनसे एनर्जी रिलीज करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज बाय द सेल्स फॉर वेरियस फंक्शंस। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये सेल्स अपनी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी को यूज करते हैं। ये जो इसमें जो पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन में, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें होता है रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे बोलते हैं पाइरूवेट। ये होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता है? जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, उसमें डिफरेंट स्टेप होता है। और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट ब्रेकडाउन होता है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ब्रेकडाउन हुआ पाइरूवेट में, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये वाला प्रोसेस कहां पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? ये होता है यीस्ट में। इसमें क्या होता है? पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये यीस्ट में मिलता है, फर्मेंटेशन जो हम कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ क्या हो रहा है, इथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ ही एनर्जी भी रिलीज होती है। दूसरा क्या है, ये वाला प्रोसेस, ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ ही वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे वाटर वेपर, आप जब एक्सेल करोगे, आप देखोगे, आप अगर शीशे के सामने एक्सेल करो तो आपकी जो एक्सेल्ड एयर होती है उसमें कुछ वाटर वेपर्स होते हैं जो शीशे पे जाते हैं तो कंडेंस हो जाती हैं। आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, फॉगी सा हो जाएगा मिरर। This is because of the water vapor that is present in the exhaled air. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी सांस फूलती है, आपको प्रॉपरली आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे, उस केस में कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस केस में मस्कुलर सेल्स जो होते हैं वो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें कि लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, और उससे क्या होता है, जब ये लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उससे एकदम से सडन पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, है ना। बहुत हैवी एक्सरसाइज के बाद कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाता है ऑक्सीजन की कम, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रही है, आप एकदम आपका सांस फूल रहा है, प्रॉपरली एयर नहीं जा रहा है अंदर, तो उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है मस्कुलर सेल्स में, और जिससे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है तो पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। एक चीज और है कि जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है, ये इसका अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है एंड इट प्रोड्यूसेस मोर एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में हो रहा है ना, प्लांट्स भी करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, तो वो उसमें वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है और कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है। अब आता है एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है सेल की एनर्जी करेंसी। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ रेस्पिरेशन के बाद, और उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी इमीडिएटली यूज कर ली जाती है एटीपी सिंथेसाइज करने में। तो एटीपी कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके ये बन जाता है एटीपी, ठीक है। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बना लेते हैं एटीपी। ये एटीपी जो उस एनर्जी की को यूज करके सिंथेसाइज किया गया, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को दूसरी एक्टिविटीज के लिए। ये क्या होता है, जैसे सेल को कॉन्ट्रैक्शन होना है मसल्स का, कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस होना है, उसमें क्या होता है, ये एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और इससे एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेल के एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फ्यूल करती है, मतलब उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं जिनको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ,
ये सारी जो सेल के अंदर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होने हैं उनके लिए एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और इस एटीपी से एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है सेल के जो भी डिफरेंट सेल्स को उनको अपनी एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए वो यहाँ से मिल जाती है। चलो अब देखते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स भी गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और उससे अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उस प्रोसेस में। अब ऑक्सीजन भी अपने अंदर लेते हैं। अब उन्होंने फूड तो प्रोड्यूस किया, अब उससे एनर्जी भी तो रिलीज होनी है ना, तो उसके लिए उनको रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में भी। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट्स में ये होता है स्टोमेटा के थ्रू। और यहाँ ये आपने देखा था स्टोमेटा का, हमने पहले पढ़ा है, ये गार्ड सेल्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ जो ये ओपनिंग होती है इसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। साथ ही इनके जो सेल्स होते हैं उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत लार्ज होता है जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होना है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे ये सेल है, अगर सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, और वहीं सेल के जो आउटर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो क्या होगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर डिफ्यूज कर जाएगी। तो ये डिफ्यूजन मेथड होता है। ऑस्मोसिस से कंफ्यूज नहीं करो। ऑस्मोसिस में वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डिफ्यूजन में गैसेस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगी, डिफ्यूज कर जाती हैं, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अब गैस होता क्या है, रात में क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लांट सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उस समय। लेकिन डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सेल्स, ऑक्सीजन ले रहे हैं और फिर जो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट्स यूज अप कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो मेजरली उस समय पे मॉर्निंग में, दिन में, डे टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सेल्यूलर अपने रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी उसको वापस उन्होंने फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया। तो मेजरली जो रिलीज होगा क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो मेजरली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स दिन के टाइम पे। ये हो गया गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो इवोल्यूशन के साथ डिफरेंट ऑर्गन्स इवॉल्व हो गए हैं डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं नोज के थ्रू, ऑक्सीजन लेंगे एटमॉस्फेयर से और बाहर छोड़ देते हैं अपनी नोज से। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करनी है, तो वाटर में क्या है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है एज कम्पेयर टू एयर। एयर में तो 20% ऑक्सीजन है ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के पास ब्रीदिंग के लिए होते हैं, फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। आप ये वीडियो देखो, इसमें क्या हो रहा है, जब फिश क्या कर रही है, बार बार अपना माउथ ओपन कर रही है और फिर बंद कर रही है। आप देखोगे माउथ ओपन हो रहा है, साथ में गिल्स का फ्लैप भी ऐसे मूव कर रहा है। क्यों हो रहा है ये, माउथ से वो वाटर अंदर ले रही है, वो माउथ से फिर गिल्स के थ्रू पास होता है और बाहर निकल जाता है गिल्स के थ्रू। अब उस बीच में जो फिश है उसने क्या करा, उस वाटर में से डिजॉल्व ऑक्सीजन अपने अंदर ले ली, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिशेस जो है वो ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेती हैं। माउथ से पानी लिया, पानी गिल्स के थ्रू बाहर निकल गया और इस बीच में वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है उनकी बॉडी में। इसीलिए इनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एयर, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट भी फास्ट होता है। वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में।
अब एनिमल्स में अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। जैसे आप देखोगे किसी में स्पाइरेकल्स होते हैं, है ना, इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स होंगे। और फ्रॉग में आप देखोगे, फ्रॉग में जब उसका बेबी होता है तो जो टैडपोल होता है उसमें गिल्स होते हैं क्योंकि वो वाटर में होता है। और जब वो एडल्ट हो जाता है, वो फ्रॉग बन जाता है, तब जब वो लैंड पे आ जाता है तो वो दो चीज़ों से ब्रीथ करता है। एक तो वो लंग से ब्रीथ करता है एंड सेकेंड वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज करता है। जो एनिमल्स होते हैं इनमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। अब ये जो ऑर्गन्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑर्गन्स इनके सरफेस से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस अक्रॉस द सरफेस ऑफ दीज ऑर्गन्स, इनके सरफेस पे, इन ऑर्गन्स के सरफेस पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चल रहा है। तो क्या होता है, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इनके सरफेसेस बहुत फाइन और बहुत डेलिकेट होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोटेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। आपके लंग्स हैं, आपका गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, मैमल्स में हम देखें तो ये होता है लंग्स के थ्रू। लंग्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। अब हम ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। मैंने अभी आपको बताया ना, ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। यहाँ क्या होता है, एयर इज टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रल्स फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस लाइंड इन द पैसेज। तो जो हम नोज से जब ब्रीथ करते हैं, अंदर जो एयर जाती है, हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर अंदर ले रहे हैं। हमारी नोज में अंदर नॉस्ट्रल्स में बहुत फाइन हेयर्स होते हैं, साथ ही म्यूकस भी सिक्रीट होता है। ये फाइन एयर्स क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। तो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरियाज हैं उनको फिल्टर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, है ना। म्यूकस ट्रैप कर लेगा, डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, ये हेयर्स जो है उनको रोक लेते हैं अंदर जाने से। तो जो एक बहुत ही क्लीन एयर आपके अंदर जाए लंग्स में, जिससे कि, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको रिमूव कर देते हैं फाइन हेयर्स और म्यूकस। इसके बाद जो हमारी एयर है वो जाती है थ्रोट में, जो पीछे हमारा थ्रोट्स के थ्रू होती हुई फिर ये जाती है, ये इधर ट्रैकिया में, इसमें देख रहे हो आप, ट्रैकिया में आ जाती है यहाँ। ये ट्रैकिया में आप देखोगे ऐसे ही सी शेप्ड कार्टिलेज लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये सी शेप है ना। ये क्या होता है, ये सी शेप कार्टिलेज इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। ये तो लंग्स के पास ये ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है दो ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई फिर अंदर लंग्स में डिवाइड करते जाते हैं, एक ब्रांच निकली, फिर सब ब्रांचेस निकली, और ये कहलाती हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब ब्रोंकाई डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स, और अल्टीमेटली ये डिवाइड करते करते ये ब्रोंक्यूल्स ऐसे छोटे छोटे ये से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। सारा गैसियस एक्सचेंज यहाँ इन एल्वियोलाई पर होता है। ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। देख रहे हो आपके ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, ये आ रही हैं। तो ये वेन्स और आर्टरीज का पूरा यहाँ पे जाल बना हुआ होता है इनके ऊपर। अब होता क्या है कि जब भी एयर आई, एयर आपकी नोस्ट्रल से आपने ली, फिर ये ट्रैकिया के थ्रू होती हुई ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। ये मैंने आपको सारा समझा दिया ना, ट्रैकिया से आके ब्रोंकाई और फिर ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये फिर अल्टीमेटली यहाँ पहुंचती है एल्वियोलाई में। और इन एल्वियोलाई पर क्या होता है, ये बहुत सारे ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, और सारा गैसियस एक्सचेंज यहीं ब्लड वेसल्स से हो रहा है। ये जो कैपिलरीज आप ये वेन्स देख रहे हो, ये लाती हैं जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ये वेसल्स यहाँ तक ला रही हैं, ये वेन्स। फिर यहाँ पे इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ की ब्लड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इस समय और ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड वेसल में, और ये फिर आर्टरीज के थ्रू हमारे दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक चली जाती है ऑक्सीजन रिच ब्लड। एल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ना गैसेस एक्सचेंज का, मैंने अभी बताया।
तो ये क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की, है ना, उन पे बहुत तगड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये इसका सरफेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है। दोनों लंग्स में मिला के अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, जिसको अगर जोड़ लिया जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया देता है 80 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, तो दोनों लंग्स में मिला के इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ एल्वियोलाई होती है, 300 मिलियन एल्वियोलाई, और ये टोटल मिला के सरफेस एरिया देती है 80 स्क्वायर मीटर का, जिससे एक अच्छे अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। अब आप इसका डायाफ्राम का भी रोल समझो। जब आप ब्रीथ करते हो तो आपने नोट किया होगा कि आपका जो चेस्ट पोर्शन होता है वो थोड़ा ऐसे लिफ्ट होता है, एंड देन अगेन आप जब एक्सहेल करते हो तो रिलैक्स होता। क्या है, जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारी रिब केज है ये इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये ऐसे लिफ्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा ये डायाफ्राम होता है, तो डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम होता है मसल, ये एक मसल होती है जो कि ये ऊपर थोरैक्स कैविटी जैसे चेस्ट वाला रीजन है इसको, और जो नीचे एब्डोमेन रीजन है इसको सेपरेट करती है इनको। तो ये जो एक मसल होती है डायाफ्राम, जो कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रिब केज है ये ऐसे ऊपर इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये ऊपर लिफ्ट हो जाता है। साथ ही डायाफ्राम की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे करने से हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो एयर जो है वो अंदर इसमें भर जाएगी। ऐसे जब उसका एरिया बढ़ा तो उसको जगह लेने के लिए एयर अंदर आ गई। अब जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, रिब केज की मसल्स भी रिलैक्स हुई, ये नीचे आ जाएंगी सब। ठीक है, और जो हमारा डायाफ्राम है ये भी रिलैक्स करेगा और ये ऐसे ऊपर पुश हो जाता है रिलैक्स पोजीशन में। तो यहाँ की कैविटी के साइज छोटा हो गया और हवा बाहर पुश हो जाती है, वो एक्सहेल हो जाती है, बाहर छोड़ देते हैं हम एयर। अब जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो रिब केज इज लिफ्टेड एंड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट फ्लैटन्स। चेस्ट कैविटी एनलार्ज हो गई, बड़ा हो गया साइज, जब वो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो गया और रिब केज लिफ्ट हुई तो क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ गया। अब इसमें एयर उससे लंग्स में आ गई एंड इट फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई। अब क्योंकि एल्वियोलाई एक्सपैंडेड थी उनके अंदर हवा भर जाती है। वहीं एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब केज और डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स हुई, रिब केज नीचे आ जाएगा और जो तुम्हारा डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है क्योंकि वो रिलैक्स पोजीशन में चला गया। चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर नॉस्ट्रल्स के थ्रू निकल जाती है। अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो व्हेन एयर फिल्स द एल्वियोलाई ड्यूरिंग इनहेलेशन, ब्लड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। होता क्या है, यहाँ पे समझो, ये मान लो ये एल्वियोलाई, ठीक है, ये हम कह रहे हैं ये है एल्वियोलाई। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे सपोज जरा ऐसे एक ब्लड वेसल आ रही है, उसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा रही हूँ आपको समझने के लिए है। ये ब्लड वेसल है। यहाँ क्या होगा, ये जो ब्लड आ रहा है ये वेन्स है। यहाँ पे जो ब्लड आया ये आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसमें, वेन्स क्या लेके आई है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आई हैं और ऑक्सीजन इनमें कम है। एल्वियोलाई में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, फ्रेश एयर भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो तो यहाँ चली जाएगी क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ ऑक्सीजन इसमें आ जाएगी, आएगी ना ब्लड में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो गई गैस। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हायर थी, यहाँ कम थी, तो यहाँ आ गई। अब क्या हुआ, अब ये जो ब्लड है यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आपकी पूरी बॉडी के दूसरे टिश्यूज तक, सेल्स तक चला जाएगा। तो यहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज ऐसे एल्वियोलाई में ब्लड के थ्रू हो जाता है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो आया बॉडी से लेकर के, वेन्स जो लेकर आई इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके एल्वेलाई में चली गई और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा थी वहाँ पे, वो ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चला जाएगा, और जो एयर है, अब एयर में क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, और ये एयर हम एक्सेल कर दें। आगे समझ में, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द एल्वियोलाई इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये जो ऑक्सीजन ली से ब्लड ने, ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। अब जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, इट अलोन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन लार्ज एनिमल्स। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन, खाली डिफ्यूजन का प्रेशर जो है कि मतलब जैसे हम छोटे सेल्स वगैरह होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स में खाली डिफ्यूजन से काम हो जाता है, लेकिन जो लार्ज एनिमल्स है जैसे हम ही लोग हैं, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन प्रेशर है उसी से ही खाली हमारी जो ऑक्सीजन है वो लंग से होती हुई पैरों तक नहीं पहुंच पाएगी हमारे। तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक पिगमेंट चाहिए होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत होती है लार्ज एनिमल्स में, और वो होता है हमारे अंदर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और ये ऑक्सीजन को लेके फिर फटाफट से दूसरे पार्ट्स तक चला जाता है। ह्यूमंस हैव हीमोग्लोबिन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जो आरबीसीज होते हैं हमारे, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसमें होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फटाफट से ऑक्सीजन को लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाता है। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसको कैरी करने के लिए कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो ये मोस्टली हमारे ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। गॉट इट। अब एक चीज़ है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। जब हम पूरी तरह एक्सेल करते हैं, आप कई बार बहुत फोर्सफुली एक्सेल करके देखो, जब हम पूरी तरह से जब मतलब हमने पूरा एक्सेल किया, लेकिन स्टिल हमारे लंग्स में अभी भी कुछ अमाउंट की एयर रह जाएगी, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। वो जो ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो पूरा मैक्सिमम एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो रह जाती है, उसे कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। और ये क्यों चाहिए होता है, एक तो ये लंग कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है, थोड़ी सी एयर रहेगी तो वो लंग्स को स्ट्रेंथ मिली रहेगी, उसको कोलैप्स नहीं होगा, वो पिचक नहीं जाएगा पूरी तरह से। साथ ही जब हम एक्सेल और इनहेल नहीं भी कर रहे हैं, या दो एक्सेल और इनहेल के बीच में जो पीरियड है कुछ माइक्रो सेकेंड्स का, उस बीच में भी ये कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे चलता रहता है इसमें। इट अलाउज एल्वियोलाई ओपन एंड अलाउज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड इवन बिटवीन ब्रेथ्स। जो हमारी सांस छोड़ने और दोबारा लेने के बीच का टाइम है, उस बीच में भी ये एल्वियोलाई को खोले रखता है और उसमें वो जो एयर वहाँ रह गई है उसमें से गैसेस एक्सचेंज चलता रहता है उस टाइम पर। ठीक है, तो एक टाइम मिल जाता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसके दो फंक्शन है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इवन व्हेन वी आर नॉट एक्टिवली इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, एंड मतलब दो ब्रेथ्स के बीच में जो टाइम है उसमें एक्सचेंज होता रहता है गैसेस का, और साथ ही लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन, अब मैं आपको एक बार छोटा क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्यों चाहिए होता है, क्यों ज़रूरी है। रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है, जो हमने खाना खाया, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, उनसे एनर्जी रिलीज होनी है सेल को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो वो एनर्जी रेस्पिरेशन से रिलीज होती है फूड्स में से। दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में होगा, वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में, लार्ज एनिमल्स में, प्लांट्स में होता है। रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस में लंग्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी लंग्स मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपको इंसेक्ट्स में स्पाइरकल्स होते हैं, फिश में, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में गिल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उन्हें ऑक्सीजन लेनी है वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेनी है, एंड वाटर में जो
ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन एयर, तो इसलिए उनको गिल्स की ज़रूरत होती है और उनका ब्रीदिंग रेट भी फास्ट होता है। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है, और ह्यूमंस का हमने अभी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा है कि नॉस्ट्रल्स से हम एयर इनटेक करते हैं, वो ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स एंड देन इनटू द एल्वेलाई, और एल्वेलाई की वॉल्स में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनसे क्या होता है, वहीं पे ही उन गैसियस एक्सचेंज होता है। वो कैपिलरीज जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आती हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके एल्वेलाई में चली जाती है, और एल्वेलर एयर में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाती है ब्लड में, और वो ब्लड रिच ब्लड हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंच जाता है। और उसको ब्लड को पहुंचाने का काम, वो जो ऑक्सीजन है उसको खाली डिफ्यूजन प्रेशर से पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उस हमारी बॉडी में होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जैसे ह्यूमंस में होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को रैपिडली दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा देता है बॉडी के। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है खत्म। इसको क्विकली पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, और कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई डाउट्स होते हैं तो मेरे से प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।